क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको समाज में कोई नहीं पूछता। दे आर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। कौन कौन से बिंदुओं का ख्याल आपने रखा जो आज के एंटरप्रेन्योर्स को रखना चाहिए? जब किसी पार्टी फंक्शन में चूरू शहर में जाता था तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे। तो आपकी बिजनेस फिलॉसफी वास्तव में है क्या? फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ। द मोर आई लूज माई सेल्फ द मोर आई फाइंड माई सेल्फ। स्वागत है नंद किशोर चौधरी जी। नमस्कार जी। तो हम आपके बारे में कई सारी बातें समझे हैं, हमने समझा है, पहले से ही समझा है। मैं आपको काफ़ी दिनों से जानता हूँ, हमारी बात नहीं हो पाई विशेष रूप से, तो अब जो बात हो रही है वो वास्तव में मेरे मस्तिष्क में एक विशेष बिंदु है। वैसे तो मैनेजमेंट, बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। आईएम अहमदाबाद में भी पढ़ाया जाता है, आईएसबी हैदराबाद में भी पढ़ाया जाता है, दुनिया के और बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिजनेस डेवलपमेंट सिस्टम, वो ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ बहुत संजोग बनाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट के राइट। साथ, जो बिल्कुल अलग बिल्कुल है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। डिफरेंट है। और आपके बारे में सिर्फ मैं नहीं, कुछ लोग ऐसा जानते हैं, समझते हैं कि आपकी पद्धति ही डिफरेंट है, जो आपने ग्रास रूट लेवल से लेकर के शुरू किया है। राइट। यदि मैं सिर्फ एक छोटा सा बिंदु आपके सामने रखूं और आप बताना चाहें कि आपके जीवन के बारे में यदि 5 मिनट की एक फिल्म बनाई जाए, तो वो कहां से प्रारंभ होकर कहां पर समाप्त होनी चाहिए? एक बार बताएं प्लीज। देखिए, वो शुरू यहीं से होनी चाहिए कि हु आर यू, आप कौन हैं और आपका पैशन क्या है। हम्म, और अगर आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं और अगर आप अपने आप को जान जाते हैं और आप अपने पैशन को जान जाते हैं, तो जब आप अपने पैशन में जीते हैं और उसी पैशन को आप नौकरी या अपना बिजनेस बना लेते हैं, तो एक दिन उससे जो सफलता मिलती है, अब वो जब पैशन जब ओवरफ्लो होता है, तो वो सफलता केवल आपको ही आगे नहीं लाती, बल्कि आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब आपके जैसे ना फेमस बन जाते हैं, रिच बन जाते हैं, उनके जीवन में संपन्नता आ जाती है। हाँ, लेकिन आपका प्रारंभ मैं सोच रहा था कि आपका जीवन जहाँ से शुरू हुआ और कैसे-कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक, ये बातें अगर लोगों तक पहुँचें, तो लोगों को ये समझ में आएगा, हमारे जैसे यहाँ तक कि छोटे एंटरप्रेन्योर्स को ये समझ में आएगा कि शुरुआत कैसे करें? राइट जी। बहुत आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैंने मतलब अपने करियर की शुरुआत एक दुकान से की जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी। तो जब मैंने दुकान पे काम करना शुरू किया तो मैंने देखा ज़्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है और मुझे वो काम अच्छा भी नहीं लगता था। और दुकान पे काम करते करते मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली। मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा है कि आपने इस लायक समझा, लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मेरा पैशन क्या है, क्यों मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस और काम बनाना चाह रहा था। और मैंने ये सोचना किया कि हु एम आई, मैं कौन हूं। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि मेरी जो नेचुरल एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, मैं एक पीपल पर्सन हूँ, नेचर में समय गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस वक्त क्या, जो इंडिया में कारपेट बनते थे उनकी एक्सपोर्ट में बड़ी मांग थी। तो मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो समझ में आया कि मुझे इसी धंधे से शुरुआत करनी चाहिए अपने करियर की, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा जिनको समाज में कोई नहीं पूछता। दे आर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो ये सोचकर मैंने अपने पिताजी से 5,000 रुपए का लोन लिया, 2 लूमें खरीदी, एक पुरानी साइकिल खरीदी और 9 वीवर के साथ इस कारपेट के धंधे की मैंने शुरुआत की। और फिर उसके बाद आखिर कैसे बढ़ते चले गए कि आज आप यहाँ हैं? कौन-कौन से बिंदुओं का ख्याल आपने रखा
जो आज के एंटरप्रेन्योर्स को रखना चाहिए? देखिए, जब मैंने इस धंधे को शुरू किया तो परिवार के सारे लोग बोले कि ये जो आप जिन लोगों के साथ काम करते हो तो अछूत लोग हैं, हम इनको घर पे नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे। जब किसी पार्टी फंक्शन में चूरू शहर में जाता था तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तब मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। एक आदमी की पहचान तो उसके शुद्ध कर्मों से होनी चाहिए। तो मुझे ये खूब अच्छी तरह समझ में आया कि जिस समाज का मैं हिस्सा हूँ, जिस परिवार का मैं हिस्सा हूँ, उसमें कितनी हिपोक्रेसी है। लोग घर में कुछ हो रहा है, मंदिर में कुछ हो रहा है, ऑफिस में कुछ हो रहा है, और जब अकेले होते हैं तो और ही कुछ होते हैं। तो मेरा जो पैशन था, मेरा जो प्रेम था, वो वीवर और वीविंग के प्रति इस विरोध के बावजूद भी लगातार बढ़ता चला गया, और मैं वीवरों के साथ ही बैठ के खाना खाता था। तो एक तो मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो दुनिया आपके लिए क्या बोलती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर 9 साल तक आई वर्कड एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। उसके बाद में मैं जयपुर आया, और जयपुर आके मैंने एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। 3 साल में जयपुर में रहा मैं। और जब एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की तो इंडियन कारपेट की इतनी मांग थी कि मैं डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा था, तो मुझे और बहुत सारे वीवर चाहिए थे। तो मैं गुजरात रिसर्च करने के लिए गया कि गुजरात सरकार कोशिश कर रही थी वहाँ के आदिवासियों को काम देने के लिए। एक बहुत बड़ा आदिवासी एरिया था तो वलसाड़, डांग और नौसारी डिस्ट्रिक्ट थी में है। तो वहाँ के लोगों ने मुझे पहले दिन बोला कि अगर आप यहाँ पर काम करेंगे तो ये जो आदिवासी लोग हैं, दे आर नॉट वेरी वेलकमिंग टू द आउटसाइडर, ये आपको डैमेज कर सकते हैं। तो मेरा एक अंग्रेज दोस्त होता था, तो जब कोई परेशानी आती तो मुझसे सलाह लिया करते थे। उसको पूछा कि भाई इस समस्या का कैसे समाधान निकालें। तो उसने बोला कि ये जो आदिवासी लोग हैं, दे आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन इंडिया। लोग बाहर के लोगों ने आके इनका शोषण किया है, इसके लिए बाहर के लोगों को विश्वास नहीं करते। तो तुम इसको लव, एम्पैथी, कंपैशन से डील करोगे, दैट विल बी योर बिगेस्ट लॉयल फोर्स। फिर मैं वहां पर 8 साल रहा और 15,000 आदिवासी लोगों को मैंने ये कारपेट का काम सिखाया। तो इस तरह जर्नी मेरी आगे आगे बढ़ती चली गई। आप वहाँ रह कर के और कई वर्षों तक लोगों को कारपेट का काम सिखाते रहे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद उनको आपने जोड़ लिया, तो आज की तारीख में वो आपके साथ रह कर के काम करते हैं या अपने घर से ही काम करते हैं? नहीं, देखिए हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, ये मॉडल है मतलब वर्क फ्रॉम होम। तो जितनी भी जो महिलाएं हैं जो गांव में रहती है, उनके घर पे ही हम लोग लूमे देते हैं, वहीं पर सारा रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वहीं उनको ट्रेनिंग देते हैं, और वहीं से बना हुआ कारपेट लेके आते हैं, वहीं सारा पेमेंट देते हैं। तो एक महिला को अपने घर के बाहर आके कुछ भी नहीं करना पड़ता, अपने घर का कामकाज करती है, बच्चों का लालन पोषण भी करती है, और समय निकाल के कारपेट वीविंग करके अपना जीवन यापन करती है। तो इस तरह का मॉडल है। तो अपने घरों पे ही काम करते हैं वो सारे लोग। ऑल राइट। तो आपकी बिजनेस फिलॉसफी वास्तव में है क्या? देखिए, हमारी बिजनेस फिलोसफी है फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ। फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ। द मोर आई लूज माई सेल्फ, द मोर आई फाइंड माई सेल्फ। क्योंकि मुझे देखो ये बहुत जल्दी समझ में आ गया था बचपन में ही कि सारी जो बुराइयों की जड़ है समाज में, परिवार में, व्यापार में, वो है अहंकार। जितना मैं अहंकार से संचालित होऊंगा वो ही सबसे बड़ा विनाश का कारण बनेगा, और वो ही सारी समस्याओं का रूट कोज है। तो जितना मैं डाउन टू अर्थ रहूंगा, जितना मैं अपने आप को एक बच्चे की तरह रखूंगा, जितना सरल होऊंगा, जितने मैं नीचे वाले लोगों से सीखूंगा, उतना ही मेरा बिजनेस बढ़ेगा और मेरा जीवन पसंद रहेगा। ये फिलोसफी और है। मैं समझ गया। मैं ये फिलॉसफी मैं जब देखता हूँ, क्योंकि हम तो एथिक्स पे काम करते हैं, एथिकल सोसाइटी पर काम करते हैं, एथिकल पॉलिटिक्स, एथिक्स पे बेसिकली हम लोग काम करते हैं। तो हम समझना चाहते हैं कि अच्छा, बाय द वे, आपकी बिजनेस फिलॉसफी एथिक्स पे डिपेंड है, पूरी तरह से डिपेंड हाँ है। जी,
आप हाँ जी, 100% उसमें जीते हैं और उसी आधार पर आप बिजनेस को डेवलप भी करते हैं, जो कि बहुत राइट। तेजी से हो रहा है। नाउ, अब यदि आपको भारतवर्ष के लोग ये कहें, आपको यदि भारतवर्ष के लोग ये कहें कि आप जैसे बिजनेस को एथिक्स के आधार पर डेवलप कर रहे हैं, वैसे ही एथिक्स के आधार पर आप हमारे लीडर बनिए और भारतवर्ष की समाज को एक संरचना दीजिए जो एथिक्स बेस्ड हो, तो आपको क्या लगता है कि आप कौन कौन से 4-5 बिंदु आप एडॉप्ट करेंगे जिसके आधार पर यह काम बड़े आसानी से हो जाएगा भारतवर्ष में? देखिए, मैं पहले तो आपको थोड़ा जो इथिक्स इथिक्स है, हम्म, वैल्यूज है, हम्म, उनकी मैं अपनी डेफिनेशन बताना चाहूंगा। हाँ, देखिए, जो मैंने अपने खुद खुद के लिए बनाई कि अपने देश में क्या है कि मॉरलिटी बहुत ज्यादा है, एंड मॉरलिटी इज द गेटवे ऑफ डार्क। तो फिर मेरे लिए इथिक्स और वैल्यूज क्या हुए? तो मैंने जो अपने जीवन में रिसर्च की, मैंने जो अपने जीवन में जाना कि आज जो जितनी भी जो समाज में विकृतियां हैं, या पॉलिटिक्स में, परिवार में, जीवन में जो विकृतियां हैं, वो विकृतियां कहाँ से आई? वो सारी अनइथिकल चीजें कहाँ से आई अपने अपने जीवन में? क्योंकि आदमी ने अपनी सुविधा के लिए खुद के कानून कानून बना दिए। तो मैंने ये कोशिश की अपने जीवन में कि वो कौन सा कानून है जो मुझे अपने जीवन में फॉलो करना है, जिसको आप इथिक्स बोल सकते हैं, वैल्यूज बोल सकते हैं, एक जीने का रास्ता बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नेचर का जो कानून है उसमें कोई सफरिंग नहीं है, नेचर के कानून में कोई तकलीफ नहीं है। आदमी के जीवन में समस्या ही समस्या है, नेचर में कोई समस्या ही नहीं है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आदमी के बने हुए कानून को नहीं मानूं और नेचर का जो कानून है उसको मैं समझूं। हम्म, और ये कुछ मेहरबानी रही ऊपर वाले की मेरे पे कि मैं बचपन से लेके आज तक जो उसके कानून थे, नेचर के जो भगवान के बनाए कानून थे, हाँ, उस कानून को मैंने जाना और उसको जिया, हाँ, जिसकी वजह से आज एक मतलब हमारा बिजनेस मॉडल इस लेवल पे गया। दुनिया में एक काम करने का जो तरीका था, सोचने का तरीका था, हाँ, वो एक नया सोच आज दुनिया जयपुर में और मेरे में देख देख पाती है। और जहाँ तक जैसे आप अभी आपने बोला कि कुछ क्वालिटीज, कुछ इथिक्स, आप मैं क्या बताना चाहूँगा। तो देखिए, एक जो मेरे को समझ में आया ना कि वो यही है कि आप अहंकार की वजह से अपनी एक पहचान खड़ी कर लेते हैं, और जब वो पहचान खड़ी कर लेते हैं तो आपको हमेशा डर रहता है कि मेरी पहचान खो नहीं जाए, मतलब। तो आप अपनी जिम्मेदारी को तो भूल जाती हैं, उस पहचान को प्रूव करने में ज्यादा ज्यादा लग जाते हैं। तो आप अपने आप को हर जगह नकली दिखाएंगे, क्योंकि आपको ये भय लगेगा कि मेरी पहचान खो नहीं जाए। तो मैंने जो जीवन में जाना, जो मेरे जो इथिक्स वैल्यूज हैं कि लिव लाइक ए चाइल्ड। एक बच्चा प्रेजेंट में जीता है, ऑथेंटिक रहता है, स्पॉन्टेनियस होता है। हाँ, तो जितना आप ऑथेंटिक होंगे, जितना आप स्पॉन्टेनियस होंगे, और जितना एक बच्चे की तरह सरल होंगे, और हर वक्त आप सीखने के लिए ओपन ओपन होंगे, तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। हाँ, ऑल राइट, ऑल राइट, हाँ, मैं समझ रहा हूँ बिल्कुल। तो ये सीखना, अब क्योंकि समाज की संरचना ऐसी हो गई है, क्योंकि आपने अभी सही बोला कि भारतवर्ष में जो लोग रहते हैं, जनरल पब्लिक, बहुत ही शुद्ध है, सामान्य रूप से बहुत ही शुद्ध है। सौभाग्य या किसी और कारण से, दुर्भाग्य से, कुछ कुछ स्थितियां जो जो हमारे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने एक नया रास्ता, एक नया तरीका पे चलना शुरू किया, तो उसकी वजह से थोड़ी परेशानी आई। अब यदि हम इसको माने कि गलतियां हो रही हैं और मैं चाहता हूं कि उसको ठीक किया जाए, पूरी समाज को ठीक किया जाए, और नंद किशोर चौधरी जी से कहा जाए कि उसको उसको एक बिजनेस मॉडल देना है, एक बिजनेस मॉडल देना है, वो ऐसा मॉडल जिससे सोसाइटी
पूरी तरह से एथिक्स पर आने की स्थिति में हो, मतलब उसमें बन जाए, वो कौन सा बिजनेस मॉडल होगा? हाँ जी, देखिए अभी मैं आपने बहुत गहरा सवाल पूछा और बहुत अच्छा सवाल पूछा, और अभी मेरा पूरा समय इसी की रिसर्च में जा रहा है कि, और अभी हम लोग काफ़ी अच्छे दुनिया के टॉप मैनेजमेंट गुरु साइंटिस्ट से जुड़े हुए भी हैं कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाएं कि जो पूरा सक्सेसफुल हो, प्रैक्टिकल हो, और लोग उसको फॉलो फॉलो करें। तो हम जो अभी बिजनेस मॉडल बना रहे हैं उसमें जो सबसे बड़ी जो क्राइटेरिया हमने रखा है कि व्हाट इज राइट एट दिस टाइम। मैं जो भी करूं, मैं इतना कॉन्शियस हूं कि मैं जितने भी जो कानून कायदे सब तोड़ दूंगा, लेकिन मैं वो करूंगा कि व्हाट इज राइट एट दिस मोमेंट। जो बिजनेस के लिए, कस्टमर के लिए, मेरी जिंदगी के लिए क्या राइट है, वो वाली चीज मैं करूं। क्योंकि देखिए आदमी जितने अपने कानून बना लेता है और उस कानून में फंस के ही बिकेम ब्लाइंड, तो उनको इतनी फ्रीडम देवे कि कोई कानून ना उनकी फ्रीडम को नहीं रोके। दे शुड मेक देयर ओन डिसीजंस। हायरार्की बिल्कुल जीरो जीरो हो हमारी कंपनी में। तो इस वैल्यूज पे हम लोग काम कर रहे हैं। और वो वैल्यूज कैसे कैसे आएगी कि व्हेन आई ड्रिवन बाय माय हार्ट। आज देखिए जो पहले जो बिजनेसेस थे वो सारे बिजनेस ड्रिवन बाय द मेस्कुलाइन पावर। गुंडे बदमाश होते थे, वो बिजनेस चलाते थे। आज के जो बिजनेसेस हैं दे आर ड्रिवन बाय द ब्रेन। जिनके पास दिमाग ज्यादा है वो लोग बिजनेस को चला रहे हैं। एंड फ्यूचर बिजनेसेस विल बी ड्रिवन बाय द हार्ट। तो जैसे आपने बोला मेरे को ये मौका मिले देश को लीड करने का, लोगों को लीड करने का, तो अभी हम जैसे हमारी कंपनी में जो बिजनेस में करने जा रहे हैं कि हमारी जो कंपनी बिजनेस है इट शुड बी ड्रिवन बाय द हार्ट। ऐसे लोग हम लोग ले रहे हैं जिनमें हार्ट ऊपर हो, क्योंकि हार्ट मास्टर है, माइंड सर्वेंट है। तो लेट द हार्ट बी मास्टर टू मेक द डिसीजंस। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि हार्ट को लीडर बनाना होगा और माइंड को फॉलोअर बनाना होगा, कुल मिलाकर। बिल्कुल जी। सो हार्ट को लीडर बनाना होगा, और इसके लिए बनाना होगा का मतलब कि मैं इनफैक्ट ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि हार्ट को अगर लीडर बनाए तो कैसे बनाए, क्या तरीका अपनाएं। अपने हार्ट को मैं बना सकता हूं, एक दो और लोगों के हार्ट को बना सकता हूं, लेकिन पूरी सोसाइटी के हार्ट को लीडर बनाएं, इसका एक बिजनेस मॉडल। अगर 2 पॉइंट मैं आपको बताना हूं, इसका बिजनेस मॉडल कि पूरे समाज का, पूरे भारतवर्ष का के लोग हार्ट को, अपने हृदय को लीडर बना दें और मन को, अपनी बुद्धि को उसके पीछे लगा दें, ऐसा कैसे होगा? राइट। देखिए इसकी हम अभी जो प्रयास कर रहे हैं और हमें काफी हद तक इसमें सफलता भी मिलती जा रही है, वो ये है कि मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि ये जो जितनी समस्याएं हैं, अनइथिकल प्रैक्टिसेस हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, कैसे इथिक्स लाएं, वैल्यूज लाएं, कैसे मतलब सही सही काम करें। तो धीरे धीरे मुझे काफ़ी गलतियां करने के बाद में, काफ़ी फेलियर और चुनौती के बाद में समझ में आया कि मैं एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूं, एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करूं कि जो लोग अंदर से इनोसेंट हैं, जो लोग अंदर से प्योर है, जो अपनी लाइफ में मीनिंग और पर्पस खोज रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं ले और लेके उनको मैं तैयार करूं। और जब उनकी एक बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, वो जो डिसीजंस करेंगे उनके डिसीजन श्रेष्ठ डिसीजंस होंगे और समाज में, व्यापार में एक एग्जाम्पल क्रिएट होगा कि जिनको अपने बोलते थे कि आदमी तो बिल्कुल निकम्मा है, ये बुद्धि को काम में नहीं लेता, ये तो सीधा साधा है, भोला आदमी है, वो दुनिया में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
और वो क्या अपने जीवन में उसको मौका दिया जाए तो वो एक मैजिक करके दिखा सकता है और पूरी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, पॉलिटिक्स के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। आपने पॉलिटिक्स शब्द का नाम ले लिया। इनफैक्ट मेरी कई लोगों से बातें होती रहती हैं, सभी लोगों का, लगभग सभी लोगों का एक ही बिंदु पर आकर के मस्तिष्क रुक जाता है। और मेरा भी यह मानना है कि समाज में जो कुछ भी होता है, यहाँ तक कि समाज में हम जो शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को, स्वयं को शिक्षित करते हैं, वह भी उस समाज, उस राज्य, उस राष्ट्र में जो शिक्षा नीति होती है, जो राजनीतिक शैक्षिक व्यवस्था होती है, राजनीतिक शैक्षिक शिक्षा नीति भी राजनीति से प्रेरित होती है। जो भी शिक्षा नीति बनाई जाती है राजनीतिक सोच के अनुसार बनाई जाती है। तो इसका मतलब यह होता है कि राजनीति ही शिक्षा को, और शिक्षा फिर सबको प्रभावित करती है। तो राजनीति का जो सामाजिक संरचना तैयार करना चाहिए, जो एथिक्स बेस्ड हो, राजनीति की सामाजिक संरचना। मैं क्यों कह रहा हाँ हूं? जी, क्योंकि राजनीति में सिर्फ वही लोग नहीं है जो राजनीति करते हैं, वो लोग भी हैं जो वोट देते हैं। मैं भी वोट राइट देता जी, हूं, तो मैं भी राइट उसका जी, एक राइट। हिस्सा हूं। तो राजनीति की सामाजिक संरचना अगर एथिक्स पर आ जाए, तो इसका कौन सा बिजनेस मॉडल, अगर एक बिजनेस मॉडल आपको सीधा बताना हो कि आप भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं और आप जो चाहें वो कर सकते हैं, तो वो कौन सा एक बिजनेस मॉडल होगा जो आप लागू करवा देंगे तो भारतवर्ष की सामाजिक संरचना, राजनीतिक सामाजिक संरचना वैल्यू बेस्ड एथिक्स पर आ जाएगी? वो कौन सा एक बिंदु होगा? हाँ जी, देखिए बहुत अच्छा ये सवाल है। मैंने इस पे बहुत कुछ सोचा है और काफ़ी मैंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि पहले जो बहुत अच्छे राजा हुए थे, तो उनका जो मिनिस्टर बोल लो या ऐसा कोई भी पावरफुल ऑफिसर बोल दो, जब उनको वो कैसे चुनते थे, वो देखते थे कि मेरे देश में, मेरे राज्य में ऐसे कौन लोग हैं जो इस काम के लिए श्रेष्ठ है। और राजा खुद उनके घर जाता था, उनके पैर पैर छूता था कि ये एक पोस्ट है मेरे पास और आप इसके लिए श्रेष्ठ आदमी है, आप इसको संभालिए। जैसे प्रजा चुनती है वो वाला सिस्टम नहीं था राजा के पास। फिर जब वो श्रेष्ठ आदमी उस कुर्सी पे बैठ के जो डिसीजंस करता था, वो सारे डिसीजंस इथिकल होते थे और वो समाज को प्रोस्पेरिटी लाते थे। तो जो राजनीति का ढांचा है वो इस तरह से बनाना चाहिए कि जो एक सही आदमी है और जिसने वो एक सच्चा जीवन जिया है और उस चीज की जिसने मास्टरी है, ऐसे लोगों को लाके उस पोस्ट पे बढ़ाए और वो लोग पूरे देश को चलाए, तभी ये सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मास्टरी है, मास्टरी एक शब्द है। मास्टर का मतलब स्किलफुल होना है। तो आप स्किल्ड हाँ हैं जी, उस बिजनेस में या उस विशेष डिपार्टमेंट में, उस विशेष मिनिस्ट्री में। लेकिन स्किल्ड के साथ साथ आपकी पहले वाली बात को अगर मैं उसमें लागू करना चाहूं कि वो हार्ट से, हृदय से, राइट, बिल्कुल जी। हाँ, तो इन दोनों को एक साथ लाना है। सिर्फ स्किल से नहीं, सिर्फ स्किल से काम नहीं चलेगा, अभी उसको लाना है। अब भाई परमाणु है तो परमाणु एटम या तो बम बनाइए, नहीं तो एटम एनर्जी बनाइए। तो एनर्जी कैसे बनेगी? बम ना बना के एनर्जी कैसे बनेगी? वो व्यक्ति अगर स्किल है उसके पास, तो वो परमाणु है, एटम है, उसके पास स्किल है ना। उसकी स्किल को एनर्जी कैसे बनाना है? एनर्जी तब बनेगा जब हार्ट से काम हो, एथिक्स के साथ काम हो। उसका कोई उपाय आपको लगता है क्या कि? आज ही देखिए, मेरा तो जो पूरा दिन है, मेरा पूरा दिन इसी में जाता है जो आप सवाल मेरे को पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ, देखिए मैंने ये थोड़ी क्षमता हासिल की पिछले 3-4 साल में हाँ, कि ऐसे लोग जो हार्ट ड्रिवन है, हाँ, मैं उनको डिवाइन डिवाइन सोल बोलता हूँ। हाँ, हमारा जो एचआर डिपार्टमेंट है
उसका नाम मैंने नया नाम रखा सर्च फॉर डिवाइन सोल। सच और डिवाइन सोल। सर्च सर्च फॉर डिवाइन सोल, सर्च फॉर डिवाइन सोल, ऑलराइट, ओके, हाँ। कि ऐसी शुद्ध आत्माएं जिसकी आप बात करें, उन आत्माओं को अट्रैक्ट करना, हाँ। उन आत्माओं को पहचानना और उन आत्माओं को डेवलप करना। तो हमें थोड़ी ये समझ मिली कि एक इंसान को कैसे समझना है, कि उसमें इंसानियत कितनी है, जिसको एम्पैथी बोलते हैं, कंपेशन बोलते हैं। तो अभी हम जो हमारा एक जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, जो मतलब एक बहुत यूनिकनेस जो ला रहे हैं हम लोग, वो इसी से ला रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि ये आदमी कैसा है। क्योंकि अगर उसका बीज है, उसके बीज में कितना पोटेंशियल है, अगर उसके बीज में वो डिविनिटी का पोटेंशियल है, तो जब इसका पौधा उगेगा, जब इसके फूल लगेंगे, जब इसके फल आएंगे, तो इसकी सुगंध पूरे दुनिया में फैलेगी। तो ऐसे लोगों को लाना जो ड्रिवन बाई हार्ट है, ड्रिवन बाई राइट ब्रेन है, और उनको तैयार करके उस राज्य को, बिजनेस को चलाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको अगर मैं देखूं, जब मैं आपकी लाइफ हिस्ट्री को देखता हूं, तो उसमें आपको गांधी ऑफ द कारपेट इंडस्ट्री भी कहा जाता है। मैंने देखा है कई बार आपको रेफर किया जाता है कुछ राइटिंग्स में और चीजों पर। अब ये शायद गांधी आपको सत्य या प्रेम के कारण कहा जाता होगा, जो प्रेम आप अपनी इंडस्ट्री में देते हैं, अपने लोगों को देते हैं, अपनी कंपनी में देते हैं, राइट। या बल्कि समाज में देते हैं। अब गांधी ऑफ, अब ये शब्द गांधी, चलिए ठीक है, यहाँ पे लागू हुआ है, लेकिन गांधी बोला गया, अब इसमें विवेकानंद क्यों नहीं बोला गया? आपको क्या लगता है, विवेकानंद और गांधी में थोड़ा डिफरेंस है क्या इस मामले में? हाँ, देखिए, गांधी का मतलब है लीडर। ओके। और लीडर की मेरी जो डेफिनेशन है, मैंने जो अपने जीवन में जो अपनी लीडरशिप में मतलब प्रैक्टिस करने की कोशिश की, हाँ। उसकी डेफिनेशन ये है कि एक लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने फॉलोवर के सबसे पीछे खड़ा है, और जब वो लीडर अपने फॉलोवर के पास से गुजरे तो उसको पता भी नहीं चले कि ये मेरा लीडर है। ओके। तो इसके लिए इस तरह से मेरे को ना ये सब बातें बोली जाती है। लीडरशिप का मतलब ये है कि जो आपके लोग हैं, जब हाँ। आप उनके सामने होते हैं, इन योर प्रेजेंस, हाँ। वो अपने आप को बड़ा महसूस करे, अपने आप को डिग्निफाइड महसूस करे, उनकी दुनिया में एक पहचान बने। तो वो अगर आप उनको पहचान दिलवा पाते हैं, तो दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ द लीडरशिप। हाँ। मुझे लगता है कि आपके अंदर अभी बहुत सारी चीजें ऐसी बची हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रैक्टिकल लेवल पर उन चीजों को पहुंचाना, मतलब एक काम के द्वारा ही होता है। प्रैक्टिकल लेवल पर बातों में तो बिल्कुल जी। हम पहुंचा देते हैं, थोड़े शब्दों में पहुंचा देते हैं, 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में, लेकिन काम के बल पर ही वास्तव में लोगों के अंदर वो जागृति, वो अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। तो अगर अवेयरनेस क्रिएट करना हो अभी सोशल, या यूं कहें कि पॉलिटिकल सोशल स्ट्रक्चर के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना हो पूरे भारतवर्ष में, और अगले 1 वर्ष में करना हो, तो आपके पास कोई एक उपाय है क्या, 1 वर्ष में करना हो यदि? देखिए, आपका प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन मैं जो जानता हूँ उतना मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी जो काम करने वाले जो व्यूवर हैं, जो इंडिया में कहीं भी काम कर रहे हैं, हमने उनमें अवेयरनेस लाने की कोशिश की। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने एक एक्सपोजर विजिट डिजाइन की कि जितने सारे व्यूवर्स हैं उनको हम लोग जयपुर लेके आते हैं, फिर 3 दिन रखते हैं, फिर उनको पूरा एक्सपोजर देते हैं। तो लाइफ में पहली बार उनकी सेल्फ वर्थ उनको मालूम होती है। और एक
अवेयरनेस की शुरुआत होती है। तो कोई भी जो सेल्फ अवेयरनेस है ना, उसकी शुरुआत करने के लिए उसको उस तरह का एक्सपोजर सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने व्यूअर्स अभी कि आपके साथ जुड़े हुए हैं? करीब 40,000 व्यूअरों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और भारतवर्ष और के कौन-कौन से राज्यों में? अभी देखिए हमारा है मतलब मुख्य रूप से तो राजस्थान और यूपी, और थोड़ा बहुत बिजनेस मतलब गुजरात और बिहार में चलता है। हाँ जी, अच्छा, यूपी में भी है। हाँ जी, हाँ जी। किन जिलों में? यूपी में हरदोई डिस्ट्रिक्ट, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, भदोई डिस्ट्रिक्ट, बदायूं डिस्ट्रिक्ट और बरेली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, भदोही में तो पहले से ही कारपेट इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वहाँ के लोग भी आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ मतलब मिलकर वीवर्स? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी हमने हरदोई में एक बहुत बड़ा एरिया डेवलप किया है, हाँ, और करीब हमने 3,000, बिल्कुल वहां पर बिल्कुल भी एक लूम भी नहीं चलती थी उन गाँव में, हाँ, तो हम 3 जार वीवर तैयार कर चुके हैं, और ये हाँ। साल 2 जार बुनकर और हम उसमें तैयार कर रहे हैं। तो एक काफी बड़ा एरिया हम लोग वहां पर तैयार कर रहे हैं कारपेट वीविंग का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि हम लोग आप एक वास्तव में मैंने देखा कि आप एक मैनेजमेंट गुरु भी हैं, तो आप एक सोशल गुरु भी हैं इनफैक्ट। आप सिर्फ मैनेजमेंट तो चलो एक इंडस्ट्री के लिए है तो आप उसको चला रहे हैं, लेकिन आपका सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करने का जो तरीका है और उस सोशल स्ट्रक्चर को क्रिएट करके फिर एक कंपनी को चलाना, एक कैपिटलिस्ट बनना, सोसाइटी के थ्रू कैपिटलिस्ट बनना, जिसमें सभी लोग प्रसन्न हों, सभी लोग आनंदित हों और सभी लोग बढ़ रहे हों आगे की तरफ। ये बहुत बेहतरीन तरीका है, बड़ा अच्छा तरीका है। एनके चौधरी जी, हम लोगों ने बात किया और हम आपके साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी जरूर। बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अभी बतानी चाहिए हमारे लोगों को। मैं तो कहता हूँ वाइड ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि आप क्या-क्या कर रहे हैं, कैसे-कैसे कर रहे हैं और आपसे सीखा क्या जा सकता है। सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको सुनना नहीं, आपकी बातें सुन करके वो अपने जीवन में कैसे उतारें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी।